डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर टर्म्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस लेक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ फीचर्स के बारे में हम जानेंगे और जिन फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला फीचर है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म पेक्यूलियर? पेक्यूलियर से मुराद है स्पेसिफिक, खास, मखसूस, जो कि किसी एक के साथ मखसूस हो, यानी कार्बन की ऐसी नेचर, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ कार्बन के साथ ही मखसूस है, बाकी एलिमेंट्स में, इस फैमिली के बाकी एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो कार्बन की जो एक खसूसियत ये है कि कार्बन कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन के तादाद, जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद मिलियंस में है, लाखों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब तक जो है वो नेचुरली मौजूद हैं, सिंथेसाइज हो चुके हैं। अब रीज़न क्या है, वजह क्या है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा तादाद में हैं? उसकी वजह कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन के बारे में आई थिंक आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग से क्या मुराद है? सेल्फ लिंकिंग से मुराद ये है कि कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होके, जुड़ के लॉन्ग चेन्स बना सकें। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं इसमें कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन्स, अब ये देखें इस तरह से दो कार्बन जुड़ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, इवन ये चेन जो है वो इससे भी लॉन्गर हो सकती है। इसी तरह से कार्बन एटम आपस में जुड़ के चेन्स के साथ साथ रिंग्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग बना हुआ है। तो ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन, जिसकी वजह से चेन्स बनती हैं, रिंग्स बनते हैं, एक तो ये रीज़न है कार्बन के कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा तादाद की। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, कार्बन में एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल सिंगल एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है और मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकती है। मल्टीपल से यहाँ मुराद है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो सिंगल भी बॉन्ड भी बना सकती है और मल्टीपल बॉन्ड भी दूसरे एटम्स के साथ। कौन से एटम्स? लाइक ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। तो ये भी रीज़न है कि जिसकी वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आप कार्बन सेल्फ लिंकिंग के साथ स्ट्रेट चेन्स बना रही है, रिंग्स बना रही है। इसी तरह कार्बन आपस में, ये देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से कार्बन दूसरे एटम्स के साथ, लाइक यहाँ आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है कि कार्बन स्टेबल सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है और मल्टीपल बॉन्ड भी, आपस में भी और दूसरे एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी, इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स की जो है वो तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो डिफरेंट साइजेस में, शेप्स में और वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। यानी आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी होंगे, स्ट्रेट चेन में इसके अलावा आपके पास ब्रांच्ड भी होंगे, क्लोज चेन जिनको हम रिंग कंपाउंड कहते हैं वो भी होंगे। तो कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं उसकी वेराइटी जो बहुत ज़्यादा है, उसकी एक रीज़न कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रेट चेन एंड रिंग्स, और दूसरी रीज़न है कार्बन का स्टेबल सिंगल एज वेल एज मल्टीपल बॉन्ड बनाना दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह शामिल हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कार्बन की जो दूसरा स्पेसिफिक फीचर है, जो दूसरी खसूसियत है कार्बन की, वो है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये यूजुअली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आप लोगों को पता है कि जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो यही वजह है कि क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो दे डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शन, के रिएक्शंस में आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो तीसरा फीचर है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनके बिहेवियर में क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। और इसका अंदाज़ा हमें कैसे होता है, इसकी एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है स्टूडेंट्स आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, अल्केन्स की सीरीज जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आता है। इसी तरह से आप अल्कीन की सीरीज पढ़ चुके हैं, उसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो ऑन। इसी तरह अल्काइन की होमोलोगस सीरीज। तो जो कंपाउंड्स के जिनमें क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती होती हैं, उनको हम एक जगह ग्रुप में कर देते हैं और उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और इसमें जो है ये सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जो है, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिहेवियर में सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसने हमें क्या फ़ायदा दिया है कि जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, लाखों की तादाद में जो कंपाउंड्स हैं, उनको स्टडी करना आसान कर दिया है। कैसे कि हमने उनको चंद होमोलोगस सीरीज में तकसीम कर दिया, जैसे अल्केन्स की सीरीज, अल्कीन्स की सीरीज, अल्काइंस की सीरीज, अल्काइल हैलाइड की सीरीज। तो अब हमें उनको अलग अलग स्टडी नहीं करना पड़ता। तमाम अल्केन्स जो हैं उनको हम अल्केन की होमोलोगस सीरीज के तहत स्टडी कर लेते हैं। यानी जो मीथेन की प्रॉपर्टी होगी, क्या रिएक्शन होगा, वही इथेन का होगा, वही प्रोपेन का होगा और वही ब्यूटेन का होगा। इस चीज़ ने, होमोलोगस सीरीज ने जो है, और सिमिलैरिटी इन बिहेवियर जो है, इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को बहुत आसान बना दिया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो फीचर है वो है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंप्लेक्सिटी से मुराद ये है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं यूजुअली ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और ये स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स की इसकी एग्जांपल जो है आप स्टार्च से ले सकते हैं। स्टार्च जो है आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये आप जूनियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्च का फॉर्मूला अगर आप देखें C6H10O5, ये एक यूनिट है। और बाहर ये जो आपको स्मॉल n नज़र आ रहा है, ये स्मॉल n ये जाहिर करता है कि ये वाला यूनिट जो है ये n टाइम रिपीट हुआ। यानी जो ये आपके पास ये यूनिट है, ये एक मोनोमर है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और ये यूनिट बार बार रिपीट होके, ये चीज़ बार बार रिपीट होती है तो पूरा हमारे पास स्टार्च का स्ट्रक्चर आता है। और ये कितनी दफ़ा रिपीट हो सकता है? ये हज़ारों दफ़ा, ये यूनिट जो है वो सेवरल कई हज़ार दफ़ा रिपीट हो सकता है। जिससे आप खुद ही इमेजिन कर लें कि हमारे पास कितना बड़ा और कितना कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल जो है हमारे पास प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन भी बहुत बड़े बड़े और बहुत कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनके साइज़ का और कम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूलर मैसेज जो हैं वो 1000 से लेकर मिलियन तक चले जाते हैं। यानी चंद हज़ार से लेकर 10 लाख तक प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मैस हो सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो अगली फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है आइसोमेरिज्म। आइसो मीन सेम। आइसोमेरिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाने वाला बहुत कॉमन फिनोमिना है। इस चैप्टर के एंड में आप आइसोमेरिज्म की डिटेल भी पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but different structural formula, this phenomena is known as isomerism। इसकी एग्जांपल जो है इस चैप्टर के एंड में हम डिटेल में इस फिनोमिना को पढ़ेंगे और साथ ही इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। इसी तरह से क्लास स्टूडेंट्स जो हमारे पास अगला फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो रिएक्शन का जो केमिकल बॉन्डिंग की टाइप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को
बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके रिएक्शन जो हैं वो यूजुअली स्लो होते हैं और इनकी यील्ड भी लो होती है, यानी इसमें प्रोडक्ट जो है वो निस्बतन कम मिकदार में बनती है। अब ये स्लो क्यों है? स्लो इस वजह से हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनकी नेचर मॉलिक्यूलर है, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मॉलिक्यूलर नेचर है, आयंस इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इनके रिएक्शन स्लो हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि आयोनिक रिएक्शंस फास्ट होते हैं और कोवलेंट रिएक्शंस स्लो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो है और इनमें यील्ड भी निस्बतन कम होती है। नेक्स्ट फीचर जो है वो सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी का अगर आपको याद हो, हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो पोलर कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्योंकि आप अभी आपने देखा कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और मोस्टली ये क्योंकि नॉन पोलर नेचर है इनकी, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, तो फिर ये किस में डिसॉल्व होते हैं? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और नॉन पोलर सॉल्वेंट की एग्जांपल क्या है? बेंजीन है इसमें शामिल, इसमें पेट्रोलियम ईथर है, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स आप आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे या पीछे भी आप पढ़ चुके हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जो वाटर में भी डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि अल्कोहल या कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ग्लूकोज वगैरह। तो इसकी रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, उन कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, वरना अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करें। मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये थे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ क्लास हम ये सारे फीचर्स पढ़ने के बाद एक दफ़ा व्यू करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है इट कैन हार्डली बी ओवर एम्फिसाइज्ड, यानी जितनी भी आप इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्क्राइब करें वो कम है। आप देखें कि लिविंग सिस्टम्स जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हैं, उसमें एनिमल भी इंक्लूडेड हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। लिविंग सिस्टम में होने वाले ऑलमोस्ट तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। ठीक है, लिविंग बॉडी में, हमारी बॉडी में भी जो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम फूड लेके जाते हैं, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद जो रिएक्शंस होते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और इनमें लाइफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से लाइफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? लाइक प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और इन सब में थाउजेंड्स की तादाद में, हज़ारों की तादाद में कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। इसी तरह से आप देखें कि नेचर में हमारी जो मेन ज़रूरियात हैं ह्यूमन बींग्स की, जो बेसिक नीड्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, फूड है, मेडिसिन है, क्लॉथिंग है, इन तीनों बेसिक नीड्स के लिए जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें हमारी फूड फैक्टर्स जो हैं, मेजर फूड फैक्टर्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से जो हमारी क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग में कपड़ा बनाने के लिए अगर आप नेचुरल फाइबर की, कॉटन की ही बात करें तो आपको पता है कि कॉटन सेलुलोज से बना है और सेलुलोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से जो नेचुरल मेडिसिन्स हैं, जो कुदरती तौर पे मेडिसिन्स जो कि प्लांट्स में पाई जाती हैं, प्लांट्स से लेते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ जो है बहुत सारे मसनूई तौर पे ऐसे मटेरियल्स बनाए गए हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। आप देखें कि मसनूई तौर पे बनाए जाने वाले प्लास्टिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हमारी हर चीज़ जो है वो बर्तनों से लेकर हाउस होल्ड फर्नीचर तक हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो ये भी जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
सिंथेटिक रबर्स जो हैं, मसनूई तौर पे तैयार किए हुए रबर्स। इसी तरह से जो मेडिसिन्स हैं, एक तो मेडिसिन्स जो हैं जो कि हम नेचुरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, दूसरी जो मेडिसिन्स जो कि मसनूई तौर पे सिंथेसाइज की जाती हैं, जो कि बनाई जाती हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरह से जो प्रिजर्वेटिव हैं, प्रिजर्वेटिव हम कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो कि हम मुख्तलिफ अशिया को ख़राब होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व रखने के लिए, महफूज रखने के लिए। ये भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरह से पेंट्स एंड वार्निशेस जो कि हम मुख्तलिफ सरफेसेस को कोरोजन से बचाने के लिए, उनको स्मूथ और ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल फाइबर यानी वो धागा जिससे कपड़ा बनता है, एक तो कुदरती तौर पे पाया जाने वाला धागा है जिसमें कॉटन है यानी कपास, रेशम के कीड़े से हासिल होने वाला रेशम, भेड़ों वगैरह से हासिल होने वाली ऊन, ये तो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले रेशे हैं। इसी तरह से कपड़ा बनाने के लिए मसनूई तौर पे भी फाइबर जो हैं वो सिंथेसाइज किए गए हैं, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरह से कुदरती खादों के साथ साथ मसनूई तौर पे बनाई जाने वाली खादें जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक यूरिया वगैरह। पेस्टिसाइड्स जो कीड़े मार अद्वियात हैं वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। डिटर्जेंट्स जिनको हम वॉशिंग पाउडर्स कहते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर है। इसी तरह से हमारी जो कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें हमारे जो है वो शैम्पूज आ जाते हैं, इसी तरह से इसमें जो है मॉइस्चराइजर्स आ जाते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह, ऑलमोस्ट ऑल कॉस्मेटिक्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसी तरह से डाइज, कलरिंग एजेंट्स जो हैं जिनको हम कलर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों को यूज़ करते हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्सेट्रा। अब ये मैनी ऑफ दीज सिंथेटिक कंपाउंड्स जो हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि इन्होंने ये जो मसनूई तौर पे बनाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स के जिनका मैंने जिक्र किया है, ये नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट की शॉर्टेज को रोकते हैं। मिसाल आप ले लें कि जितनी अब दुनिया की आबादी है, क्या कुदरती रेशे से, कपास से या रेशम के कीड़े से वो पूरी हो सकती थी उनकी क्लॉथिंग की ज़रूरियात, अगर आर्टिफिशियल फाइबर ना होता। इसी तरह से जिस वसी पैमाने पे अब काश्तकारी होती है, तो कुदरती खादें जो हैं यानी जो जानवरों का फुजला जिसको हम एनिमल फीसिस यूज़ करते थे, वो फर्टिलाइज़र की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था, उसके लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं। इसी तरह से जो हैं प्लास्टिक ने हमारी जो है वो कुदरती तौर पे पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्लेस किया है, लाइक वुडन फर्नीचर की जगह प्लास्टिक फर्नीचर। तो इतनी ज़्यादा जितनी हमारी ज़रूरियात थी, तो वुडन फर्नीचर जो है वो इतनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता था। तो कुदरती तौर पे पाए जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए ये आर्टिफिशली सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है वो हम जितनी भी डिस्क्राइब कर लें कम है। इसके अलावा आप खुद भी जो है वो अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज इट्स all for today, and inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz.